जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज देखिए, डेट है 7 जून। जैसा कि आज संडे है तो चलिए देखना शुरू करते हैं संडे का द हिंदू। तो देखिए, अगर साइंस वाला पेज देखें तो पहला आर्टिकल बात कर रहे हैं कि अभी एक नया टेक्निक फाइंड किया गया है। क्योंकि पहले हम क्या यूज़ करते थे, आरटीपीसीआर यूज़ करते थे टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो उसमें ही थोड़ा सा इनोवेशन लाया गया है और एक नई टेक्निक का इजाद किया गया है, जिसके तहत अब कोविड 19 के सैंपल्स की टेस्टिंग की जाएगी। और बताया जा रहा है कि ये वाली जो टेक्निक है वो काफ़ी चीपर है और इफेक्टिव भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रिजल्ट या आउटकम देखने को मिलने वाला है और इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा जो टेस्ट की नीड्स हैं अक्रॉस दी कंट्री। तो उससे टेस्टिंग बढ़ सकती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसने करके दिखाया है? सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, सीसीएमबी, जो हैदराबाद में बेस्ड है। ठीक है, तो इसने अभी पूरा नया टेक्निक निकाला है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, पहले जो सैंपल है, स्वैब है, उसको हम लेते हैं और ट्यूब में उसको डालते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं कि दूसरा जो लिक्विड होता है उसमें हम, जैसे उसको कहा जाता है वायरल ट्रांसमिशन के लिए जो लिक्विड लगता है, ट्रांसमिशन। ठीक है, देखिए, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम इसमें से यूज़ करके, ठीक है, आगे और टेस्टिंग के लिए भेजा जाता था, उसको प्रोसेस किया जाता था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, एक नया दूसरा तरीका निकाला गया जिसके तहत ईटी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अभी ईटी क्या है, तो देखिए, ट्रिस एट्टा, ठीक है, ट्रिस एट्टा टी बफर, इस सोल्यूशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो काफ़ी इजीली अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू वीटीएम। जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम था, ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं था और ये काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा रेट जो है एक्सपेंसिव हो जा रहे थे टेस्टिंग के। लेकिन अभी इस मेथड में ये काफ़ी इजीली अवेलेबल है और इसकी जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक नया भी इन्वेंशन देखने को मिला है। और देखिए, ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है सेरोटोनिन के बारे में। जो लोकस्ट का अभी अटैक देखने को मिल रहा है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से निकल के पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले इलाकों पे हिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक नई, आप कह सकते हो कि पहलू देखने को मिल रहा है कि क्यों, जो ये एक ऐसा जीव है जो अकेले रहना पसंद करता है, तो ये जो हार्वेस्टिंग के टाइम पर ये इकट्ठे इतने ग्रुप्स में कैसे आने लगते हैं। तो इसके ऊपर एक स्टडी की गई है, तो उसके बारे में सारी बातें बताई गई हैं। तो थोड़ा सा डिटेल और देखते हैं कि जो लोकस्ट है उससे डील करने के लिए हमारे यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो जोधपुर में बेस है। ठीक है, तो इसको हमने बनाया था, स्टार्टिंग में बनाया था एक कराची में भी, लेकिन अभी इंडिपेंडेंस के बाद जो भारत में है वो एक जोधपुर में है। तो ये लोग स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इनको हैंडल करना है और जो भी एडवाइजरी देनी है। और देखिए, इनको टैकल करने के लिए जो हम एरियल स्प्रे का भी सहारा लेते हैं, ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इंसेक्टिसाइड इनके ऊपर स्प्रे किया जाए, ताकि लोकस्ट को कंट्रोल कर सकें हम। ठीक है, तो अभी एक स्टडी ये की गई है कि ये जो स्वाम्स हैं ये किस तरीके से इकट्ठे आने लगते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो एक सेरोटोनिन नाम का, आप कह सकते हो कि हार्मोन है, ये रिलीज होता है और तब ये लोग, कह सकते हो कि आप, इकट्ठे आने लगते हैं, कि ये जो है रेगुलेट करता है उनके मूड का और सोशल बिहेवियर इनका चेंज होने लगता है। तो सेरोटोनिन एक ऐसा कंपोनेंट है, अगर इसके ऊपर वर्क किया जाए और इसका इनहिबिटर निकाला जाए। देखिए, अगर हम सेरोटोनिन का इनहिबिटर स्प्रे करेंगे, तब हो सकता है ये लोग एक दूसरे से दूर भागें। और अगर ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, इकट्ठे नहीं रहेंगे, तब ये इतने हार्मफुल साबित नहीं होते, क्योंकि जब ये अकेले रहते हैं तो ये उतने घातक नहीं है, लेकिन जब ग्रुप में आ जाते हैं तब काफ़ी घातक साबित हो जाते हैं। और देखिए, ये वाली जो स्टडी ये बता रही है कि जो सदर्न इंडिया है वहाँ पर जो वुमेन्स है उनमें ज़्यादा प्रेवलेंस है डायबिटीज़ का। ठीक है, तो ये एक अभी स्टडी देखने को मिल रही है। और ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि वेंटिलेटर कैन हील बट ऑल्सो हार्म। ठीक है, एन इवेल्युएशन इज नीडेड टू एसेस व्हाट पेशेंट नीड। यहाँ पे वेंटिलेटर के बारे में बेसिकली डिस्कस की गई है कि किस तरीके से जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वेंटिलेटर का सहारा लिया जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि किस तरीके से वो बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए। अब देखिए, आगे वाला ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिसमें 3 टॉपिक एक्सप्लेन किए जाते हैं, तो इसमें ये पहला वाला आर्टिकल आज बात कर रहे हैं कि जो गूगल है वो किस तरीके से जो प्राइवेसी के रूल्स हैं उसका हनन कर रहा है। तो उसके अगेंस्ट में एक केस फाइल किया गया है अभी यूएसए में। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, एक केस अभी फाइल किया गया है जो इंटरनेट जाइंट है गूगल, उसके अगेंस्ट में, कि ये प्राइवेसी को इतना तवज्जो नहीं दे रहा है, प्राइवेसी के जो रूल्स हैं उसको ब्रीच कर रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है आगे कि जो कंप्लेनेंट है, जो प्लेंटिफ है, ठीक है, जो प्लेंटिफ मतलब क्या है, जिसने शिकायत की, शिकायत करता,
ठीक है, वो क्या कह रहा है, इज रॉन्ग विद गूगल इज डूइंग, ठीक है, कि गूगल ने क्या गलत किया उस बारे में बात की गई। तो इनका कहना है कि बहुत सारी जो गूगल है जो क्लेम करता है कि वो पायरेसी के नियमों को फॉलो करता है, और जो इनकोग्निटिव टैब होती है अगर वो आप यूज़ करेंगे तो डाटा नहीं जाएगा उनके पास, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सभी रूल्स का वायलेशन करते हैं और प्राइवेसी पूरी तरह से ब्रीच होती है और सारे ही डाटा उनके पास चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन की जो प्राइवेसी का इशू है वो काफ़ी हर्ट हो रहा है। अब देखिए, व्हाट डज द लॉ सूट से अबाउट द मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये क्या कहता है, तो देखिए जो पिटिशनर है वो चार्ज करते हैं गूगल को कि फॉल्स एश्योरेंस देते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो यूज़र है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको क्या डाटा देना है क्या डाटा नहीं देना है सर्च इंजन के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाटा होते हैं जो आप कह सकते हो कि अनविलिंगली यूज़र से ले लिए जाते हैं, अगर यूज़र नहीं भी देना चाहता है फिर भी उससे ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। अब हाउ अकॉर्डिंग टू पिटिशनर डू द एक्शन ऑफ द गूगल वायलेट द प्रोविजन ऑफ द जो फेडरल वायर टैप एक्ट है, वहाँ का जो प्राइवेसी एक्ट है, फेडरल वायर टैप एक्ट और प्राइवेसी लॉ, तो किस तरीके से हर्ट करता है। तो वही बात हो गई ना, जब वो इंफॉर्मेशन सारी ले ले रहा है विदाउट, आप कह सकते हो कि सामने वाले की परमिशन लिए, अगर वो आप उसकी साइट्स पे जा रहे हो तो सारा डाटा वो आपका ले ले रहे हैं, तो ये आप हना नहीं कर रहे हो उसके राइट्स का, प्राइवेसी का। तो व्हाट हैज़ गूगल रिस्पॉन्स, तो गूगल कहता है कि हमने क्लियरली बोला है कि अगर आप किसी इनकॉग्निटिव टैब पे जाओगे तो वो साइट्स की इन्फॉर्मेशन आपकी ले ली जाएगी। ठीक है, as we have clearly stated, each time you open a new incognitive tab, website might be able to, ठीक है, might be able to collect information about your browsing activities। ठीक है, तो वेबसाइट हो सकता है कि आपकी एक्टिविटीज़ की जानकारी ले ले। तो इस तरीके से जो गूगल है वो खुद को डिफेंड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक और जो पुराना केस है एरिजोना वर्सेस गूगल का, इस केस का भी जिक्र किया गया है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी थी और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो जो दिस केस है अगेंस्ट द गूगल वाज फाइल्ड इन एरिजोना अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो एलिगेशन वाज वंस ऑफ द वायलेशन प्राइवेसी वायलेशन बाय द गूगल। ठीक है, तो तभी भी प्राइवेसी वायलेशन का केस लगाया गया था। तो सेम ऐसा इंसिडेंस पहले भी देखने को मिला है कि जब एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति थे वो ट्रैवल किया करते थे, तो उनकी जो ट्रेसिंग है, लोकेशन है, वो गूगल आप कह सकते हो कि ट्रैक किया करता था, जबकि उन्होंने अपना जीपीएस वगैरह भी बंद रखा था। तो जब उनको इसके बारे में पता चला तो उन्होंने केस कर दिया। ठीक है, तो ये इंसिडेंस ऐसा देखने को मिला है। और हैज़ गूगल बीन सीव्ड इन द पास्ट, तो पहले भी क्या ऐसा हो चुका है, तो पहले भी ऐसा हो चुका है बिल्कुल, और तब गूगल ने $13 मिलियन की सेटलमेंट से चीज़ों को सॉल्व कराया था। ठीक है, तो ऐसा है नहीं कि पहली बार गूगल ऐसे केसेस में फंस रहा है। पहले स्ट्रीट वीविंग जो मैप है गूगल का, आप देखेंगे तो उसमें जो स्ट्रीट व्यू आता है उससे लेकर एक मैटर हुआ था, तब गूगल एक और बार ऐसे केस में फंस चुका था। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा वाला आर्टिकल क्या बात कर रहे हैं, ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं कि कोविड-19 से रिलेटेड अभी बहुत सारे आपने देखे होंगे कैसे कैसे टर्म्स देखने को मिले हैं, काफ़ी साइंटिफिक टर्म। तो सारे ही टर्म्स को आज यहाँ पर दिया गया है कि कौन से टर्म्स हमने देखे हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहली बात की जा रही कोविड-19 की। कोविड-19 क्या है, देखिए CO स्टैंड करता है कोरोना, VI स्टैंड करता है वायरस, D स्टैंड करता है डिजीज, और 19 क्या है, जिस ईयर में वो चालू है यानी 2019 में, इसलिए इसे कहा जाता है कोविड-19 डिजीज। 2019 की डिजीज है ये किसने दिया है, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, ICTV। ठीक है, और जो वायरस है वो वायरस कौन सा है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2। ठीक है, ये है वायरस का नाम, कोविड-19 है डिजीज का नाम। एपिडेमिक के बारे में बात की तो जो कोई भी एक स्मॉल आप कैसे स्पेसिफिक लोकेशन में स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में जो डिजीज फैलती है उसको एपिडेमिक कहते हैं। जैसा कि ये स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में तो एपिडेमिक ही था ना, क्योंकि वुहान में सिर्फ फैला था, वुहान जो चाइना में है। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे सभी जगह ये फैलने लगा, तब जाके ये पैंडेमिक बना। पैंडेमिक मतलब क्या, जब एक ग्लोबल एपेडेमिक बन जाए, ठीक है, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ें फैल जाएं, तब उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। R0 क्या है, R0 यानी R0 इज अ बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, यानी एक पर्टिकुलर इन्फेक्टेड व्यक्ति कितने और अदर व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है, उसे हम R0 कहते हैं। अगर R0 2 है, इसका मतलब एक कोई पर्टिकुलर इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी दो व्यक्तियों को और इन्फेक्ट कर सकता है। और मई की जानकारी के हिसाब से इंडिया में अभी R0 1.22 चल रहा है, यानी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति दूसरे 1.22 व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है। कोमॉर्बिडिटीज़ की बात की गई है कि कोमॉर्बिडिटीज़ क्या है, जब आपको कोविड के साथ या फिर आपको और भी दूसरी बीमारी रहे जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और भी दूसरी तरह तरह की बीमारियां हो तो उसे कोमॉर्बिडिटीज़ कहा जाता है। ट्रांसमिशन की बात की गई है, ट्रांसमिशन मतलब कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर किस तरीके से वो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, उसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब हम बात करते हैं तो काफ़ी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं,
ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिसके थ्रू ही ये ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है। ठीक है। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात की गई है, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब उस स्टेज पे पहुंच जाना, थर्ड स्टेज पे पहुंच जाना, जब आप पता ना लगा पाओ कि आपको ये इन्फेक्शन किसके थ्रू आया है। ठीक है। यानी जो स्प्रेडर है उसका पता लगाना पाना मुश्किल हो। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उसे कहते हैं, सपोज करिए ये एक पर्टिकुलर इन्फेक्टेड व्यक्ति है, फिर इसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन है उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। सुपर स्प्रेडर की बात की गई है, अगर एक व्यक्ति पोटेंशियल रखता है कि वो बहुत सारे व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर दे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था, सिंगापुर की बात की गई थी, साउथ कोरिया की बात की गई थी, कैसे वहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया था कि एक कोई चर्च में प्रेयर अटेंड करने आया था, वो इन्फेक्टेड था, तो उस चर्च में 80% ऑफ द लोगों को उसने इन्फेक्ट कर दिया था। ठीक है। तो वो ऐसे लोग होते हैं सुपर स्प्रेडर। पॉजिटिविटी रेट, पॉजिटिविटी रेट यानी कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, उसे पॉजिटिविटी रेट कहा जाता है। इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट, कि कितने लोग इन्फेक्शन है उनको और उनकी डेथ हो जा रही है, इसे इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट कहते हैं। केस फर्टिलिटी रेट, ठीक है, कि कितने केसेस हैं तो उसमें कितने लोगों की डेथ हो रही है। देखिए इन्फेक्शन में वो होता है जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है लेकिन उनकी डेथ हो गई है, वो भी इसमें काउंट होते हैं। लेकिन केस फर्टिलिटी में जो टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव है कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान कोविड पॉजिटिव है और उसकी डेथ हो रही है, तो उसको केस फर्टिलिटी रेट बोलेंगे। तो ये काफ़ी एक्यूरेट पिक्चर देता है, और ये वो पिक्चर देता है कि जब हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी टेस्टिंग भी नहीं हो रही है। ठीक है। तो दोनों ही पता रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बात की गई है, जो इससे सिमिलर दूसरी बीमारियां हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड दूसरे इलनेस हैं। ठीक है। तो वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ठीक है। वो भी सेम कोरोना वायरस जैसे ही फैलता है। और साइटोकाइनिन स्ट्रॉम की बात की गई है, तो देखिए जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन अटैक करता है तो हमारे, तो देखिए आगे बात की जा रही है साइटोकाइन स्ट्रॉम की। तो साइटोकाइन स्ट्रॉम क्या होता है, कभी भी अगर हमारी बॉडी में कोई बाहरी आप कह सकते हैं एंटीजन जैसे कोई जर्म जा रहा है, तो शरीर क्या करती है, इसके अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करती है। ठीक है। तो जो इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है उसको क्या कहा जाता है कि जो साइटोकाइन स्ट्रॉम है। ठीक है। देखिए इम्यून रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय द बॉडी टू फाइट एन इन्फेक्शन इज नोन एज साइटोकाइन स्ट्रॉम। ठीक है। तो ये इस तरीके की प्रक्रिया बॉडी में शुरू हो जाती है। लेकिन ये क्या है कि अगर ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है, तो ये लिमिटेड अमाउंट में तो बेनिफिशियल है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है ऑर्गन्स तक वो नहीं पहुंच पाता है, फिर जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है साइटोकाइन स्ट्रॉम। जब ये हो जाता है तब इंसान इसे अपने खुद की इम्यून सिस्टम की वजह से ही डेथ हो जाती है। अब आगे बात की जा रही है आरटीपीसीआर की। तो सबसे ज़्यादा अभी जो रिलायबल टेस्ट है कि जो हमें सही आंकड़े दे रहा है कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अभी रिलायबल जो टेस्ट है वो आरटीपीसीआर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। आगे बात की जा रही है एंटीबॉडी टेस्ट की। हमने देखा था किस तरीके से हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग की बात कर रहे थे जब हमने चाइना से किट मंगाने की बात की थी, लेकिन वो किट्स सही रिजल्ट नहीं दे रहे थे, तो इसलिए हमने वो वाला कैंसिल कर दिया था। तो इसमें क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर एंटीबॉडीज़ है या नहीं। अगर एंटीबॉडीज़ होगी तो एंटीबॉडीज़ कब बनती है, जब आपके अंदर वो वायरस गया हो तभी आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इसका मतलब आप पास्ट में कभी ना कभी इन्फेक्ट हुए रहेंगे, इस चीज़ का हमें पता लग पाता है। कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है, तो देखिए ये प्लाज्मा थेरेपी भी बीच में काफ़ी फेमस हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि जो रिकवर्ड पेशेंट है उसके शरीर से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है और उस प्लाज्मा में से जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको रिकवर किया जाता है और जो बीमार पेशेंट है उनके शरीर में डाला जाता है ताकि इस एंटीबॉडी की मदद से वो भी रिकवर कर सकें। ठीक है। तो इस आप कह सकते हो कि थेरेपी को कहा जाता है प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये क्या है, तो ये एक मेडिसिन है जो यूजुअली तो एक एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है। और आर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी कुछ स्टडीज़ ने देखा कि इसको एज आप यूज़ कर सकते हो प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, यानी प्रिवेंशन के लिए। तो फिर बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, उनको ये दी जा रही थी। तो तब हमने देखा कि इसको यूज़ कर सकते हैं कि एज अ प्रिवेंशन। लेकिन अभी जो यूएसए है, जो डब्ल्यूएचओ है ना, उसने इसके ऊपर स्टडी करना बंद कर दिया था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इससे कोई भी पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है नहीं। लेकिन जब एक जर्नल है जो लेंसेट जर्नल है उसने बोला कि नहीं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, तो आप ज़रूर इसको स्टडी कंटिन्यू करिए, तो अभी डब्ल्यूएचओ ने दोबारा इसको कंटिन्यू करने की बात कही है। अब देखिए जो फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व है ये क्या टर्म है, तो देखिए सपोज करिए जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ये इस तरीके से ग्राफ बनते जाएगा और फिर जब पीक आएगी, ठीक है, तब यहाँ पे ऐसा बेल शेप टाइप कर्व बनेगा, फिर ये नीचे गिरते जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि स्ट्रेट हो जाएगा, केसेस इतने नहीं बढ़ेंगे, तो उसी को कहा जाता है फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व।
अब देखिए हर्ड इम्यूनिटी की बात की गई, तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है? तो हर्ड इम्यूनिटी वो पोजीशन है जब पूरी कम्युनिटी इम्यून हो जाएगी, यानी 70% ऑफ द जो पॉपुलेशन है, सपोज करिए उसने रिकवर कर लिया है और अब वो इम्यून है, तो उसको कहा जाएगा हर्ड इम्यूनिटी। और पीपीई क्या है? तो पीपीई आपने देखा होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो फिलहाल जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स वाले हैं, वो पहने रहते हैं पूरा जो आपने देखा होगा स्पेशल सूट टाइप होता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, तो ये वाला आर्टिकल भी बात कर रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर की और इकॉनमी की। तो अभी देखिए एक नया डाटा सामने आया था, जिसमें जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, एनएसओ, ठीक है, एनएसओ किसको किसको मिलाकर बनाए? तो पहले होता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और होता था सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है, तो अब इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो इसने अभी एक डाटा दिया है कि जो हमारा जीडीपी है वो किस तरीके से अभी गिर रहा है। हमने देखा कि जो फिजिकल ईयर 1920 था, तो उसमें कितनी ग्रोथ थी? 4.2% थी, और जो फाइनल क्वार्टर ऑफ द ईयर था उसमें तो सिर्फ 3.1% ग्रोथ देखने को मिली थी। फिर हमने देखा जो जीवीए है, जीवीए भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी अगर बोलें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी जो पूरे हमारी कंट्री में जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, यानी जीडीपी, ठीक है। तो भारत के अंदर जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको जीडीपी बोला जाएगा। और भारत के अंदर आप कह सकते हो जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं प्लस जो टैक्सेस हैं, प्लस टैक्सेस, ठीक है, अगर वो करोगे तो जीवीए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जीवीए और जीडीपी की बातें। तो इस तरीके से बहुत सारे डाटा दिए गए हैं कि इस टाइम पे बढ़ा है, उस टाइम पे बढ़ा है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि पहले हम जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते थे उसमें बेस ईयर हम लेते थे 2004 और 5, लेकिन अब हमने चेंज कर दिया है उसको, अब 2011 और 12 है। तो इसको लेकर भी बीच में विवाद हुआ रहता था कि जो डाटा है वो सही नहीं लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो रोज़ी पिक्चर निकल कर आए कि हाँ हमारा जीडीपी और जीवीए वो अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें बताई गई हैं कि जीवीए भी किस तरीके से गिरता रहा है, और अभी हमने देखा है कि जीडीपी भी गिरी है। तो ये करंटली सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स में क्या क्या है। देखिए अब देखिए बताया जा रहा है कि जो भारत है वो अभी फिफ्थ हाईएस्ट हो गया इन दी वर्ल्ड, ठीक है, तो यानी पाँचवें स्थान पर आ गया है भारत। देखिए टॉप पर है अभी यूएसए, ब्राज़ील है, रशिया है, फिर यूके है, फिर भारत है। केसेस देखेंगे तो 2.5 लाख के करीब केसेस पहुंच गए हैं, डेथ हो गए हैं 7,000 के करीब। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और इसके ऊपर अभी कंट्रोल किया नहीं जा पा रहा है, ठीक है। और देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर जो अभी लद्दाख वाला रीजन है, जहाँ पे भारत और इंडिया और चाइना के बीच में आप कह सकते हो कि थोड़ी सी स्किर्मिसेस चालू है। वहाँ पर जो दोनों ही ट्रूप्स तैनात हैं, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो जितनी ज़्यादा बातचीत हो रही है और भी ज़्यादा वहाँ पर टॉपिक्स पे बात करने की संभावनाएं बढ़ते जा रही हैं। देखिए जैसे जो पेंगोंग लेक है, गलवान वैली है, तो ये जो ईस्टर्न लद्दाख में सारा पोर्शन पड़ता है, ठीक है। तो बात की जा रही जो फिंगर 4 है, जैसे कि वहाँ पर जो लद्दाख वाला पोर्शन है वहाँ पर किस तरीके से रीजन को डिफाइन किया गया है, फिंगर्स में बांटा गया है। तो 8 फिंगर्स हैं टोटल। जो तीसरा और चौथा फिंगर है वहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हो कि मतभेद है, और वहीं पर ज़्यादा इश्यूज चालू हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ही अभी देखने को मिला है कि थोड़े बहुत जो चाइनीज़ है उन लोगों ने बंकर वगैरह बना दिए हैं जो फिंगर 4 है वहाँ पर, तो उसको भी लेकर एक कंसर्न है अभी। और देखिए ये वाला आर्टिकल अभी बात कर रहा है कि किस तरीके से अभी एक आदित्य नाम का आप कह सकते हो इंडियाज़ का सोलार फेरी है, ठीक है। तो इसको अभी अवार्ड में जो एशिया का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गुस्तव टोर टोरुव अवार्ड, ठीक है। तो इस तरीके का ये अवार्ड है, ये केरला केरला से है, ठीक है, केरला ने बनाया है इसको, और इंडिया का पहला सोलार पावर्ड फेरी है, आदित्य नाम है इसका। तो अभी ये इस अवार्ड में इसको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आदित्य नाम है इसका। अब यहाँ पर देखिए यूपी ने लॉन्च किया है अभी एक स्किल मैपिंग ऑफ द वर्कर, ठीक है। जितने भी अभी माइग्रेंट वर्कर अपने घरों की तरफ गए हैं तो सभी की स्किल मैपिंग की जाएगी, और उनको वहीं पर जॉब जनरेट करने की बात की जा रही है कि बोला जा रहा है 11 लाख जो वर्कर हैं उनके लिए वहीं पर जॉब जनरेट की जाएगी। तो इस तरीके की पहल ली की जा रही है, और ऐसे ही हमने सेम इनिशिएटिव हिमाचल में भी देखा है कि वहाँ पर भी इस तरीके से ही इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि वहाँ पर जो स्किलिंग है उस तरीके की मैपिंग की जाए और वहाँ पर ही रोज़गार प्रोवाइड किया जाए। अभी महाराष्ट्र की बात की जा रही है कि महाराष्ट्र हो सकता है रेमडेसिविर ये दवाई परचेज करे 12 करोड़ कॉस्ट की, ठीक है। तो 10,000 जो बॉटल शीशियाँ होती हैं इंजेक्शन की वो खरीदी जाएंगी बांग्लादेश से, ठीक है। इफ़ हमारे यहाँ की जो भी स्टॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो रेमडेसिविर एक दूसरी
इंपॉर्टेंट अभी फेमस ड्रग चल रही है जिसको इबोला में यूज़ किया जाता था, तो अभी इसका भी काफ़ी यूज़ किया जा रहा है एज अ अगेंस्ट द कोविड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी जो सीबीएसई है उसका भी ये मानना है कि वो जो सिलेबस है उसको कम करके देगी, ताकि अभी जो टाइम लॉस हुआ है स्टूडेंट्स का उनको नेक्स्ट सेशन में कम सिलेबस दिया जाए ताकि वो ख़त्म किया जा सके। और अभी यहाँ देखिए ब्राज़ील की बात की जा रही है, तो ब्राज़ील कह रहा है अभी वो डब्ल्यू को छोड़ सकता है। जो बोल्सोनारो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने वार्न किया है, ठीक है। तो इनका कहना है कि प्रेसिडेंट टास्क हेल्थ ग्रुप टू वर्क विदाउट आइडियोलॉजिकल बायस, ठीक है, कि वो पक्षपात ना करें और सही तरीके से काम करें, ठीक है। एज टोल राइजेज इन लैटिन अमेरिका, क्योंकि लैटिन अमेरिका जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो डब्ल्यू से वो भी काफ़ी नाराज़ हैं, ठीक है। तो देखने वाली अब बात होगी ये किस तरीके से आगे स्टेप्स लेते हैं। जैसा कि हमने देखा डब्ल्यू तो अभी यूएसए तो निकल ही गया है और अब ब्राज़ील भी वही बातें कर रहा है। और यहाँ देखिए जो यूएसए में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो ब्लैक लाइफ मैटर उस तरीके के हैशटैग्स फेमस है, और वहाँ पर जो ब्लैक्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होते थे तो उसके अगेंस्ट में अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ये देखिए कनाडा के जो अब प्रेसिडेंट हैं, आप कह सकते हो कि जो जस्टिन ट्रूडियो, ठीक है, वो भी अपना प्रोटेस्ट दिखाते हुए यहाँ पर नील डाउन होकर खड़े हैं। ये देखिए जो जो बिडेन है वो पूरे तरीके से नॉमिनेट कर दिए गए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, तो अब ये फुल कंटेंडर हैं अगेंस्ट दी ट्रम्प, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ चाइना की बात की गई कि चाइना ने अभी नया कोड लेके आए हैं, जिस तरीके से वहाँ पे लैंड के लिए जितने भी कोड हुआ करते थे पहले, तो अभी वो इसमें चेंजेस ला रहे हैं और इट फोकसेस ऑन गिविंग ग्रेटर इंडिपेंडेंस टू दी कंट्रीज जुडिशरी, ठीक है। और कंट्री की जुडिशरी के हाथ में भी ज़्यादा पावर देने की बात की जा रही है। तो आप कह सकते हो ये थोड़ा सा बढ़िया मूव है चाइना की तरफ से। और यहाँ पर देखिए ये बताया जा रहा है कि जो फ्रांस की फोर्स है उन्होंने अभी किल कर दिया है जो अलकायदा का लीडर था, उसको अल्जीरिया के करीब पकड़ा गया और वहाँ पर मार दिया गया, ठीक है। इसका नाम था ड्रोकिल। तो ये एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट था, तो इसको अभी फ्रांस की फोर्स ने मार दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के इंसिडेंट अभी देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बैंक है वहाँ पे जो लोन क्रेडिट क्रेडिट था वो काफ़ी गिर गया है, कि अब काफ़ी कम क्रेडिट दिया गया है बैंकों के द्वारा, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं काफ़ी बंदी वहाँ पर छाई हुई है, ठीक है। मोरीबंद है यानी बिजनेसेस बंद है, तो किसी को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है नहीं, कोई क्रेडिट लेके करेगा क्या, इसलिए काफ़ी देखिए गिरावट देखने को मिली है क्रेडिट्स में। पहले जो अप्रैल में 31 हुआ करता था, अभी तो मई 22 को 28,000 के करीब ही देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से गिरावट देखने को मिली है क्रेडिट्स में। तो ये बाकी आर्टिकल्स तो देख लिया, अब देखते हैं आगे कुछ है न्यूज़ में। तो ये देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये भी उसी के बारे में डिटेल में बता रहा है किस तरीके से वहाँ पर जो यूएस है वहाँ पे ब्लैक लाइव मैटर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस तरीके के हैशटैग फेमस है। तो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किस तरीके से पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। 2014 की बात की गई थी कि एक जो दूसरा बच्चा था, फर्गूसन इंसिडेंट्स वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो पहले भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, ऐसा नहीं कि पहली दफ़े ही ऐसा हुआ और इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला है। ओवर द टाइम काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं, तब जाके ये अभी जो लास्ट स्ट्रॉ ऑन दी कैमल्स बैक वाली बात अभी हमने देखी थी कि ये जो इंसिडेंट्स थे इसके बाद काफ़ी गुस्सा फूट गया है सभी लोगों का, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए कि अभी जो जॉर्ज फ्लॉयड का रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में भी देखे गए थे। और ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन की बात की गई, किस तरीके से बीच में इसकी स्टडी के ऊपर बैन करने की बात कर दी गई थी, लेकिन अभी वापस से इसको जो सॉलिडेटरी ट्रायल है WHO का उसके अंदर वापस से इसको लाया गया है और इसको भी कंसिडर किया जाएगा, इसके ऊपर और भी स्टडी की जाएगी, ठीक है। और ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बात बताई जा रही है कि ईरान में किस तरीके से अभी जो मुस्तफ़ा अल कदीमी है इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, जो एक पहले आए थे, ठीक है। और यहाँ देखिए एक रिपोर्ट निकल कर रही है, ये जो ट्रैफिक इंडिया है इसने एक रिपोर्ट ये बताई है कि जो पोचिंग है वो डबल हो गई है इस लॉकडाउन के पीरियड में, ठीक है। तो अभी हमने पहले भी ऐसे रिपोर्ट्स देखे हैं जिसमें ये देखने को मिला है कि जो एनिमल्स की पोचिंग है वो काफ़ी बढ़ते जा रही है, यानी जो इलीगल तरीके से एनिमल्स को मारते हैं फिर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो काफ़ी अभी बढ़ते हुई जा रही है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में, चलिए शुक्रिया।